नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे हमेशा की तरह और पिछले हफ्ते की जो मूल राजनीतिक गतिविधियां उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन अब तो गतिविधियां जितनी हैं वो बिहार इलेक्शन के अगल-बगल ही केंद्रित है। जी। हालांकि इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी G20 की सभा में भी भाग लेने गए हैं उनका, और उसका एक बड़ा कारण यह है कि ट्रंप नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो वहां चले गए हैं। खैर, लेकिन मूल मुद्दा तो बिहार इलेक्शन है। अबे भाई, दो चीजें हैं, हम लोग दो पक्ष में आपका अलग अलग तरह से हम समझना चाहेंगे। पहला है जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, जो सरकार जिस तरह से फॉर्म हो गई है, उस पे बहुत सी चीजें अपने ढंग से अपने को एनालाइज करना है। और दूसरा पक्ष है कि विपक्ष इस हार को, जो विपक्ष भी कन्विंस है, हम लोगों को भी इसमें है कि ये भाई ये तो हार एक इंजीनियर्ड हार है या एक इंजीनियर्ड जीत है। इस पे अलग से बात करेंगे क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की। नीतीश जी ने अपने अपने सारे अभी मंत्री नहीं बनाए। दो तीन चीजें इसकी हाइलाइट्स हैं। एक हाइलाइट ये भी है कि जो ऐसी जगह, ऐसा प्रदेश जहां पे पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया, और जैसा कहा गया कि भाई एनडीए की जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान था। ये भी कहा गया जीविका दीदी और महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, लेकिन जब फॉर्मेशन ऑफ सरकार मतलब ये गवर्नमेंट हुआ, तो उसमें 27 में कुल 3 महिलाओं को ही मंत्री बनाया गया। मैं इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए दर्ज कर दे रहा हूं कि इस तरह की बात हुई। दूसरा, एक अजीब सी चीज हुई, जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी समता पार्टी के समय से इस दल में थे, फिर वो जनता दल यू, फिर वो बीजेपी, फिर करते कराते उन्होंने अपना एक दल बना लिया। उस दल को से वो अकेले लोकसभा, उनको एक ही सीट पे लिए, वो अपना संसद पहुंच गए। नहीं, राज्यसभा से पहुंचे, माफ कीजिएगा, राज्यसभा से संसद पहुंच गए। और पत्नी को इस बार उन्होंने टिकट दिलवाया, पत्नी विधायक हो गई। और जब मंत्रिपरिषद के शपथ की बात आई, तो सरप्राइजिंगली, जैसा कह रहे हैं लोग जो वहां के, कि लास्ट मिनट तक उनके लड़के को भी नहीं पता था कि उसको मंत्री बनना है। ये चाहते थे मंत्री बनाना, लेकिन जब मोदी जी शायद वहां उतर गए हैं या लास्ट मिनट पे मोदी जी ने जब हाँ कर दी है, तब उससे कहा गया, वो ऐसी पैंट शर्ट में आया था। और उससे जब कुछ लोगों ने पूछा कि भाई तो मंत्री बन गए कैसे, तो उसने कहा पापा से पूछिए हम कैसे मंत्री बने। तो ये एक अजीब सा वो विचित्र, विधायक भी मतलब, नहीं है, वो चुनाव भी नहीं लड़ा था, हाँ, विधायक भी नहीं है वो। विधायक नहीं है, एमएलसी नहीं है, एमएलए नहीं है, क्या होगा? मतलब ये, हम्म। मैं इस ओवरऑल जो फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट हुआ है, उस पे एक जरा आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि नीतीश जी ने अपने सारे मंत्री भी नहीं बनाए हैं। इधर मोदी जी जो हैं, अगर वो इसको भी अकोमोडेट कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो चाहे वो, इस समय वो अपने किसी भी साथी को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा इंडिकेशन जा रहा है। और दूसरा ये भी है कि नीतीश कुमार फिर से बन ही गए मुख्यमंत्री। अ, मैं ओवरऑल आपका एक जो फॉर्मेशन ऑफ मंत्रिमंडल है, उस पर एक पहली टिप्पणी ले लूं। देखिए, जो मंत्रिमंडल बना है उससे कम से कम एक बात निकल के, और बातों पर चर्चा हम लोग कर ही सकते हैं, गोविंद कुशवाहा वाले मामले पर कि किस जाति का कौन सा मंत्री है वगैरह, इन सब बातों पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इससे ये पता लगता है कि पर्दे के पीछे नीतीश कुमार और भाजपा के आला कमान में क्या समझौता वार्ता हुई होगी, इसका एक अनुमान हम लोग लगाना चाहिए हम लोगों को, कि वो असली बात है। मतलब बाकी ये सब तो बहुत सारे लेख अभी प्रकाशित हो गए हैं कि बिहार में कितने ब्राह्मण जीते, कितने राजपूत जीते, कितने बैकवर्ड, कितने ईबीसी जीते, ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस मंत्रिमंडल की संरचना से पता लगता है कि नीतीश कुमार और भाजपा आला कमान में क्या समझौता हुआ। हम लोग ये सोचते थे कि भाई भाजपा आला कमान नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए ताकि हम अपना जो है वो बना सकें, भाजपा का बना सकें, या ये समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि आप अभी बन जाइए, 6 महीने 1 साल बाद छोड़ देंगे, ये कोशिश कर रहा होगा। ये सब बातें तो हुई ही होंगी, मुझे पक्का यकीन है कि ये सारी चर्चा भी नीतीश और उनके बीच में हुई होगी। लेकिन नीतीश ने कहा होगा कि नहीं, हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बने रहेंगे हम मुख्यमंत्री। तो उस पे भाजपा ने शर्त रखी होगी कि हम आप, तो फिर आप गृह मंत्री नहीं होंगे। अभी तक नीतीश हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे, तो अब गृह मंत्री कौन है? अब हैं सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, जिनको भाजपा
बहुत संभावना इस बात की थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी भाजपा। हाँ, और इस तरह की बात अमित शाह ने कही भी की थी, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे। अब व्यवहार देखिए, किसी राज्य सरकार में विदेश मंत्रालय तो होता नहीं है, किसी राज्य सरकार में क्या रक्षा मंत्रालय भी नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री के बाद जो है सबसे बड़े 2 मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, यही 2 सबसे बड़े मंत्रालय होते हैं। उद्योग मंत्रालय भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये 2 मंत्रालय सबसे बड़े होते हैं। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सम्राट चौधरी वित्त मंत्री थे। इस सरकार में वो गृह मंत्री हैं। व्यवहारिक रूप से गृह मंत्री होने के नाते इस वक्त सम्राट चौधरी बिहार के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं मेरी निगाह में, और नीतीश कुमार डिजूरी चीफ मिनिस्टर हैं। यानी नीतीश कुमार औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री हैं और अनौपचारिक रूप से लेकिन वास्तविक मुख्यमंत्री एक तरह से सम्राट चौधरी हैं। तो अब भाजपा नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की आड़ में, ये दोनों चेहरे हैं भाजपा के, बिहार में ऊंची जातियों का वर्चस्व और ऊंची जातियों की सरकार पूरी तरीके से स्थापित हो गई है। बिहार में 2.5% राजपूत हैं। आप संख्या देख लीजिए कितने एमएलए, सबसे ज्यादा राजपूत एमएलए चुन के आए हैं अब ऊंची जातियों में, और वो ज्यादातर उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो पूरी तरीके से ब्राह्मणों, राजपूतों और भूमियारों और कायस्थों का वर्चस्व बिहार की राजनीति पर स्थापित हो गया है, बावजूद इसके कि हर व्यक्ति सामाजिक न्याय की लफाजी कर रहा है। हर जगह सामाजिक न्याय की लफाजी पूरी ताकत से चल रही है। इसके बावजूद किस तरीके से सामाजिक न्याय की बातें छत पर खड़े होकर कहीं जा रही हैं, बड़े और बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ों को टिकट भी मिला है और वो चुनाव भी जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त बिहार की विधानसभा में सबसे ज्यादा पिछड़े विधायकों की संख्या है। अगर आपको पिछड़े और मतलब जो मलाईदार पिछड़े हैं और जो अति पिछड़े हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि बिहार के ऊपर इस वक्त द्विज जातियों की, ऊंची जातियों का पूरी तरह दबदबा कायम है। वहां की राजनीति पर, पूरी राजनीति बिहार की उनकी गिरफ्त में चली गई है। कर्पूरी ठाकुर के जमाने से बिहार में जो एक राजनीतिक स्तर पर एक कुछ थोड़ी बहुत सामाजिक क्रांति होनी शुरू हुई थी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जुगलबंदी ने इस वक्त जो टर्न लिया, इस वक्त रुख लिया है, उससे वो पूरी जो वो सामाजिक क्रांति थी वो रिवर्स हो गई है। पूरी तरीके से भीतर से जो है, आप कह सकते हैं उसको भीतर से पलट दिया गया है, इन्वर्ट कर दिया गया है उसको। ये स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है। तो पहली टिप्पणी तो मेरी ये है। दूसरी टिप्पणी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो किया वो भद्दा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह अपने बेटे को मंत्री बनाया, जो चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो काफी राजनीतिक अवसरवादिता का एक तरह का भौंडा प्रदर्शन है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको मान लिया। ये भी एक भौंडी बात है उसमें। लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा होता रहा है, सभी पक्षों में होता रहा है, केवल उपेंद्र कुशवाहा को इसका दोष नहीं दिया जा सकता। अब आपको देखिए, जब 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव की मिलीजुली सरकार बनी थी बिहार में, तो आरजेडी ने तो उसमें तेजस्वी यादव उसमें उप मुख्यमंत्री थे। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुए तो राबड़ी देवी ने घर में केकई का रूप धारण कर लिया और उन्होंने कहा कि भाई बड़े बेटे को जरूर मंत्री बनाया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। है सुनते ऐसे हैं कि लालू यादव ने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई बड़ा बेटा जो है वो थोड़ा सा दीवाना किस्म का है, पटरी से उतरा हुआ है, वो मंत्री बनेगा तो कैसे काम करेगा, क्या करेगा। लेकिन राबड़ी देवी ने उसको जिद करके मंत्री बना दिया और उसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बीज बो दिया उसके अंदर, और उसका फल आज तक इस परिवार को उठाना पड़ रहा है। अभी जब वो चुनाव लड़ रहा था तो राबड़ी देवी फोन कर करके उसको चुनाव जिताने की कोशिशें कर रही थी, तो ये स्थिति थी। तो परिवारों में जब परिवार प्रधान राजनीति हो जाती है तो उसके अंदर फिर धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत भी जो हया शर्म होती है वो उतर जाती है, और वो जो उन्होंने किया उसी से मिलता जुलता काम कुशवाहा साहब ने किया। वो भी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, ये भी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, और उनको कोई इस बात में फर्क नहीं दिखाई, कोई इस बात में कोई हया शर्म, लज्जा, संकोच वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये सब जगह चल रहा है, यहां भी चल रहा है, और इसको हमें समाजवादी आंदोलन का अधोपतन कहूं तो कह ही सकता हूं,
लेकिन उसमें कहने से फायदा क्या है, सभी जगह यही चल रहा है। जी जी। अब अगर जब दूसरा पक्ष आ जाए, जरा विपक्ष की बात कर लें। विपक्ष इलेक्शन पूरी तरह से, मतलब इसको कहते हैं ना, बिल्कुल ठीक से हारा। आ, दो चीजें हुई, एक तो लोगों ने, अब मैंने मतलब बाढ़ आ गई ये बताने वालों की कि क्यों हारा, ये तो पता ही था, ऐसे तो हारना ही था। एक तो ये एक ट्रेंड निकला। तीन ट्रेंड हैं जो मुझे लगा। सबको पता था कि हारेंगे, अब जैसा कहा जा रहा है। दूसरा, लोग ये बता रहे हैं कि इसके लिए पूरी तौर से राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, और राहुल गांधी ये कर ही नहीं सकते हैं। और वो जो जो अमित मालविया का एक वो है कि 95 चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी, उस बात को भी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब वो लोग जो आज तक कहते थे कि नहीं, राहुल गांधी एक उम्मीद है। और तीसरी बात जो मुझे मुझे थोड़ा अजीब सी लगी, बहुत से ऐसे लोग जो लगातार बिहार में थे, बिहार में बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक व्यू दे रहे थे कि भाई जनता इस तरह से है, सारी बातें बता रहे थे। वो चुनाव नतीजे आने के बाद उन सब लोगों ने बताना शुरू किया, और मैं उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। सबने बताना शुरू किया कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है अमित शाह का, कितना अच्छा स्ट्रेटजी है भाजपा की, कितना प्रिसिशन काम है, और कितना एक्सलेंट एग्जीक्यूशन है। और ये अमित शाह के लिए सी आर पाटिल, जो मतलब जो कुख्यात हैं, जो वो गुजरात में क्या क्या नहीं किए थे, मैं उसको रिपीट क्योंकि क्यों क्या करूं। मेरा सिर्फ एक प्रश्न था उनसे कि भाई, अगर इस देश में गांधी जब की हत्या हुई तो बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन था, तो क्या आप उसको ये कहेंगे कि नहीं, इट वॉज वेरी गुड, वेरी वेल प्लान? कोई भी एक गलत काम अगर हुआ है जहां पे आम आदमी को उसका वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है, या उस पर इलेक्शन को चुराने की बात हो रही है, तो वो जितना भी अच्छा हो, आप उसको उसकी तारीफ नहीं कर सकते। मैं इस पे भी मुझे मुझे ताज्जुब हुआ कि बहुत से ऐसे लोग अब कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं आपकी ओवरऑल पहले इस पे एक टिप्पणी, फिर जो इनका जो क्या ऑपोजिशन करने जा रहा है, जो मेरे पास जो सूचनाएं हैं, मैं उस पर भी आपसे एक बात करूं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज्यादा सीटें ना आकर 130 से 145-50 के बीच सीटें आती, तो मैं अमित शाह की प्रशंसा करता। जी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बंदोबस्त की प्रशंसा करता। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन ने कितना जम के काम किया, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको उन्होंने पलट दिया, मैं फिर इन लोगों की तारीफ करता। लेकिन इन लोगों की सीटें आई हैं 200 से ऊपर। तो मेरा कहना यह है कि ये प्रशंसा करने का समय अब नहीं है, क्योंकि ये 200 से ऊपर सीटें अमित शाह के प्रबंधन के कारण नहीं आई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता सक्षम पार्टी है, वो बूथ पे अलर्ट बैठे थे, लोगों को वोट करवा रहे थे, उसके जरिए नहीं आई हैं 2 सीटें। ये 200 सीटें लाने के लिए चुनाव आयोग के साथ पार्टनरशिप की गई है। ये 200 सीटें लाने के लिए जीविका 1,80,000 जीविका दीदियों को नियुक्त किया गया है। हर हर मतदान केंद्र के ऊपर 2 जीविका दीदियां जो भारतीय जनता पार्टी की पेड एजेंट थी, वो तैनात थी और उसके पक्ष में गोलबंदी कर रही थी। इन 200 सीटों को लाने के लिए सारे देश से 50 लाख लोगों को, 50 लाख वोटरों को जो बिहार के बाहर हैं, उनको भर भर के यहाँ पर भर भर के लाया गया बिहार में। और जो एसआईआर हुई, उस एसआईआर में बड़े पैमाने पर जिस तरीके से वोट जोड़े गए, और हर निर्वाचन क्षेत्र में वो जोड़े गए वोटर भाजपा के खाते या एनडीए के खाते में दिखाई पड़े। तो ये जो 3 पहलू हैं, इन 3 पहलुओं को डिकोड करना हम लोगों के लिए जरूरी है, बजाय इसके कि हम लोग भाजपा की रणनीति की प्रशंसा करने में और उस सब में अपना वक्त जाया करें। हम लोगों को बिल्कुल देखिए, अगर ये कांटे की टक्कर थी चुनाव में, इसमें आज भी मैं कहता हूं कांटे की टक्कर थी। क्यों थी कांटे की टक्कर? कांटे की टक्कर सीटों में नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन वोट प्रतिशत में दिखाई पड़ रही है कांटे की टक्कर। अगर अगर जिस तरीके से वोट पड़े, उस तरीके से वोट ना पड़ते और स्वाभाविक रूप से एक नॉर्मल इलेक्शन होता, तो एनडीए जीत सकता था। क्योंकि योगेंद्र यादव की भाषा का इस्तेमाल करें कि एनडीए जो है वो महागठबंधन के मुकाबले एक साइज में, आकार में, सामाजिक आकार में 5 परसेंटेज पॉइंट बड़ा गठजोड़ था। अगर भाजपा अपने सारे वोटों को पड़वा लेती, जो एनडीए के वोट थे, एनडीए के दायरे में आते हैं वोट, पड़वा लेती और बढ़िया तरीके से आपस में वोटों का ट्रांसफर भी होता, तो भाजपा निश्चित रूप से जीत जाती, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन तब भाजपा की सीटें किसी भी कीमत पर 150 से ऊपर नहीं जाती, उसके नीचे ही रहती, 145 रहती,
143 रहती, 140 रहती, 135 रहती, इस तरह से। और भाजपा वो अच्छा बहुमत माना जाता और भाजपा 5 साल तक शासन करती, नीतीश कुमार के नेतृत्व में या किसी के भी नेतृत्व में। ऐसा ना करके भाजपा ने, मैं मानता हूं, ओवरकिल किया। भाजपा ने वोट पड़वाने का ओवरकिल किया और उस ओवरकिल के कारण उनको 2010 वाला नतीजा हासिल हो गया। जबकि ना नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा 2010 वाली थी, ना भाजपा की प्रतिष्ठा 2010 वाली थी, और न ही एनडीए की प्रतिष्ठा बिहार में 2010 वाली थी। 2010 का चुनाव बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव था, उसमें कोई भी किसी किस्म का इल्जाम उनके ऊपर नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें। ना चुनाव आयोग के ऊपर कोई शक था, ना उसके अंदर लाभार्थियों का एंगल था, कोई ऐसा एंगल नहीं था उसके अंदर। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये चुनाव 200 से ज्यादा सीटें बेईमानी से प्राप्त की गई हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर यही बेईमानी का हथकंडा इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े बहुत हेरफेर के साथ अन्य राज्यों में लागू करना जारी रखा और उसको रोका न जा सका या उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सका, तो आप निश्चित समझिए 1 या 2 साल के अंदर, यानी अगला लोकसभा चुनाव आने से पहले ही जो पॉलिटिकल कंपटीशन का जो स्ट्रक्चर है, राजनीतिक प्रतियोगिता का जो स्ट्रक्चर है, दलीय प्रतियोगिता का जो ढांचा है, उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ना मुझे यकीन रहेगा, ना आपको यकीन रहेगा, और उस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को भी यकीन नहीं रहेगा। और फिर वो धीरे धीरे करके ऐसी निराशा और ऐसी उदासी पैदा होगी भारतीय लोकतंत्र में, जिससे पूरे भारतीय लोकतंत्र का कबाड़ा हो जाएगा। और धीरे धीरे करके हम लोग बांग्लादेश वाली तो समय लगेगा इसमें, मैं नहीं कह रहा हूं अभी जल्दी हो जाएगा, लेकिन 2029 तक पहुंचते पहुंचते ऐसे हालात बन जाएंगे कि लोग कहने लगेंगे कि क्या लोकतंत्र है, ये तो शेख हसीना वाला लोकतंत्र हो गया जो बांग्लादेश में हुआ करता था। वैसी स्थिति बन जाएगी। और इसीलिए एक और बात, इसीलिए ताबड़तोड़ युद्ध स्तर पर एसआईआर कराई जा रही है 12 राज्यों में। और अभी जनता दल यूनाइटेड के एक प्रवक्ता हैं, बड़े ठंडे दिमाग से बोलते हैं, और कोई भी उन्हें कितना भी कठिन सवाल पूछिए वो बड़े ठंडे दिमाग से जवाब देते हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स से धोखे में या जानबूझ के कैसे इसकी तुलना कर दी। उन्होंने कहा, उनसे कहा गया कि कभी इतने बीएलओ क्यों, मैं था उस बहस में, इतने बीएलओ मर रहे हैं, क्यों नहीं वो चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान नहीं देता है, मानवीय प्रश्न वगैरह है, इतना दबाव है उनके ऊपर, क्या जल्दी है इतनी। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, अगर सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है तो एक फौजी तो अपना दायित्व तो निभाएगा उसके अंदर। तो उससे ये भी कहा गया कि भाई ये एसआईआर है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, लेकिन वास्तव में ये लोकतंत्र की वो सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी। मैं ये कह रहा हूं, ये डेमोक्रेसी में सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी। और ये मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, मतलब ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं ऐसा हो, इससे हम सब लोग, पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। और जानते हैं आनंद जी, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुसंख्यकवादी पार्टी है, मेजोरिटेरियन पार्टी है। मेजोरिटेरियनिज्म की विशेषता होती है कि वो परमानेंट मेजोरिटी की तलाश में रहता है, किसी भी तरीके से हासिल हो, चाहे वो धर्म के आधार पर गोलबंदी करके हासिल हो, चाहे जाति के आधार पर गोलबंदी करके हासिल हो, है। और मेजोरिटेरियनिज्म भारतीय राजनीति में बड़ा, बहुजन समाज पार्टी भी मेजोरिटेरियन पार्टी है, मैं केवल बीजेपी को नहीं कह रहा हूं। वो जब वो कहती है कि हम बहुजन पार्टी हैं, तो बहुजन का मतलब ही हो गया मेजोरिटेरियनिज्म। बाकायदा इसके ऊपर समाज वैज्ञानिक काम हुआ है कि बीएसपी क्यों एक मेजोरिटेरियन पार्टी है। वो कास्ट मेजोरिटेरियनिज्म है, भाजपा का रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म है। ये दोनों मेजोरिटेरियन पार्टी हैं। अकाली दल भी मेजोरिटेरियन पार्टी है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वहां की, कश्मीर की, वो भी एक मेजोरिटेरियन पार्टी है। नागालैंड की जो ईसाई आधारित पार्टियां हैं वो भी मेजोरिटेरियन पार्टियां हैं। तो भारत में मेजोरिटेरियनिज्म की आपसी प्रतियोगिता चला करती है, और हर मेजोरिटेरियन अपनी परिभाषा के हिसाब से परमानेंट मेजोरिटी की खोज में रहता है। भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के जरिए परमानेंट मेजोरिटी कायम करना चाहती है, कि उसने देख लिया 100 साल से हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए, 17 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने हुए, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के अगर जोड़ दिए जाएं, फिर भी आप 31 से 38% हिंदुओं को ही अपने छाते के नीचे ला पाए। इससे ज्यादा हिंदू आ नहीं रहे हैं आपके छाते के नीचे।
इसलिए उन्होंने जी दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया है परमानेंट मेजोरिटी प्राप्त करने का, कि हम इस तरह की वोटर लिस्टें बनाएंगे कि उससे हमें परमानेंट मेजोरिटी हासिल हो जाए और कभी मेजोरिटी छीनने का खतरा ही ना हो पैदा। जी जी। मैं अभी भाई एक चीज और जरा आपसे कर लूं, क्योंकि एक चीज बार बार कही जा रही है और इस पे लोग बहुत वो कर रहे हैं कि भाई अब सड़क पे उतरे हैं, आप राजनीतिक पार्टी सड़क पे उतरे, सड़क पे उतरे। मेरा उसमें दो चीजें हैं कि आंदोलन लोग कह रहे हैं सड़क पे ही होगा, इस तरह से नहीं होता है। खैर, मेरा दो है, कोई भी आंदोलन को लीड हरदम छात्र और युवा करते हैं। हिंदुस्तान में जो छात्र वाला था, एक छात्र संघ था, एक ऑर्गेनाइज था, उनमें एक पॉलिटिकल बात होती थी, उनकी अपनी विचारधारा होती थी, इलेक्शंस होते थे, वो एक तरह की नर्सरी थी, ट्रेनिंग थी। आपने दिल्ली छोड़ दीजिए, बाकी देश में छात्र संघ अब तो करीब करीब बंद ही है। उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से बंद है, बिहार में भी बंद है। तो एक आपने उस सूत्र को ही खत्म कर दिया जहां से इस तरह का खतरा था। दूसरा, लोगों के सामने एक चीज और आती है, जो किसान आंदोलन था, उससे बड़ा मेरी याद में तो किसान आंदोलन सड़क पे हुआ नहीं, मतलब सड़क पे लोग उतरे नहीं। लेकिन अंतोगत्वा हश्र क्या हुआ, लोग कहते हैं कि वापस करवा लिया गया। वापस करवा के जो मोदी जी ने लिखित, मतलब उनसे कहा था ये करेंगे, वो कुछ नहीं किया। तो मैं इस चीज में जो बार बार आ रहा है ना कि सड़क पे उतरना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, ये जरा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सड़क पे उतरे, क्या करे। देखिए, मेरा मेरा मानना यह है कि हम लोग राजनीति के जिस दौर में हैं, वो सड़क पर आंदोलन करने का दौर नहीं है। कम से कम भारत की स्थितियों में। बाहर अभी होते हैं सड़क पर बड़े-बड़े आंदोलन, ऐसी बात नहीं। वो उसका दौर नहीं है। अब आप देखिए, आज सारे अखबारों की लीड क्या है? सारे अखबारों की लीड ये है कि नई श्रम संहिता लागू कर दी गई है। जी नया लेबर कोड लागू कर दिया गया है। अच्छा, जितनी भी भारत की ट्रेड यूनियन है, मैं एक-एक करके आपके नाम बता देता हूँ। इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूसी, टीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ एंड यूटीयूसी। ये उनका मेरे पास बयान रखा हुआ है इसके खिलाफ। ये पूरा बयान है। देश की इनसे ज्यादा बड़ी कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। अच्छा, अब इनका कहना है कि ये मजदूरों के साथ फ्रॉड किया गया है और मजदूरों के अधिकार एक धोखे से पूरे हड़प लिए गए हैं। मजदूरों के अधिकार, इन ट्रेड यूनियनों के पास कौन सा ऐसा जरिया है जिसके जरिए वो इन श्रम संहिताओं को विरोध कर सकें और उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर सकें? ये तमाम मजदूर जिनके जो इनके इनके यहाँ एनरोल है मेंबर की तरह, ये इनको फीस, मेंबरशिप की फीस भी पे करते हैं, रजिस्टर पर भी दस्तखत करते हैं। ये सब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जिन्होंने देश में बड़े बड़े आंदोलन किए और ये बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों से संबंधित हैं। अगर ये सारी यूनियनें मिलकर देश में एक बड़ा मजदूर आंदोलन इस श्रम संहिता के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, तो अब आप कल्पना कीजिए कि आप सरकार की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है क्या? नहीं खड़ा किया जा सकता, क्योंकि इसके खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता जिसमें सीधे सीधे पैसे, रोजी रोटी की बात है। देखिए, ये वोट अधिकार का सवाल नहीं है जो 5 साल में एक बार आपको वोट डालने का मौका मिलता है। ये हर महीने मिलने वाली तनख्वाह का सवाल है इसके अंदर जुड़ा हुआ। इसके खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा हो सकता, तो वोट अधिकार के खिलाफ कैसे, वोट अधिकार छिन रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन कैसे खड़ा होगा? ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये हम आंदोलनों के दौर से बाहर निकल चुके हैं। कम से कम भारत का लोकतंत्र हमें ये बताता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो चुनाव आयोग के साथ पार्टनरशिप करके सरकार जो एसआईआर कर रही है, इस एसआईआर के खिलाफ कोई भी आंदोलन खड़ा करना व्यवहारिक रूप से मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है, मैं इसमें कांग्रेस की तारीफ करूंगा, राहुल गांधी की तारीफ करूंगा कि वो इस मुद्दे को मजबूती से पकड़े हुए हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, वो इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध चला रही है। वो लगातार ये दबाव पैदा कर रही है कि आप एसआईआर मुद्दा बेकार है, इसके जरिए वोट नहीं मिलते और इस मुद्दे को आप छोड़ दें। जी ये जी लगातार जी कह रही है। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है। एसआईआर के जरिए, एसआईआर के नाम पे हमने वोट मांगे भी नहीं। राहुल गांधी को साफ तौर जी पर कहना चाहिए कि हमने बिहार में एसआईआर के जरिए वोट नहीं मांगे, एसआईआर खिलाफ वोट नहीं मांगे। मैंने ये कहा कि वोट चोरी हो रही है। हम तो लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा कर रहे थे। हम ये नहीं कर रहे थे कि आप एसआईआर के लिए वोट दीजिए, एसआईआर का विरोध जी करने के लिए वोट दीजिए। ऐसी तो कोई डिमांड थी भी नहीं उस पूरी यात्रा के अंदर। मुझे नहीं जी याद पड़ता कभी इस तरह का नारा लगा नहीं हो। नहीं अब मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का भविष्य जो है वो एसआईआर के खिलाफ संघर्ष में निहित है। जी और वो संघर्ष कैसे होगा, उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है कांग्रेस ने, कि पहले वहां एक रैली करेगी रामलीला मैदान में,
उसके बाद में गुजरात से एक यात्रा निकाली जाएगी और अन्य विपक्षी दल भी इसमें किस सीमा तक भाग लेंगे, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है। अगर विपक्षी दलों की समझ में ये बात नहीं आई तो वो दिन दूर नहीं है जबकि सारे के सारे विपक्षी दल एक एक करके सत्ता से वंचित होंगे और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, पौंडीचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा। हर जगह भाजपा जीतेगी। इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव तक। तमिलनाडु में इस चुनाव में शायद भाजपा ये दुस्साहस वहां पे ना करे क्योंकि उसकी पोल तुरंत खुल जाएगी, लेकिन इसके बाद 5 साल बाद जो चुनाव आएगा उस चुनाव मोदी ने कह दिया है कि बिहार की हवा पहुंच चुकी है तमिलनाडु। जी मैं अभय भाई एक चीज बीच में और इसलिए पूछ लूं क्योंकि बीजेपी की तरफ से सारा कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ चीजें बैकफायर कर रही हैं। जैसे आपने कहा ना 140 के आसपास रहते तो लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, जैसे ही उन्होंने उसको 200 पार कराए वो लोगों को समझ में आ गया कि ठेठ बेईमानी हुई है। उसी तरह से एक 272 नौकरशाह, जज, आईपीएस, आईएफएस पुराने रिटायर्ड लोगों से इन्होंने दस्तखत करा के एक पिटीशन दी और अब उनकी पोल खुल रही है। एक से एक भ्रष्ट, एक से एक चोर, एक से एक जिनके ऊपर ये चल रहा है वो सारों की लिस्ट है। अब ऐसे चोर और भ्रष्ट जिनको वो हैं तो वो तो दबाव में एक तरह से भाई या तो दस्तखत करो नहीं तो जेल जाओ और नहीं तो पैसा वापस करो। उस खुले पत्र की कोई प्रतिष्ठा नहीं है और उस पूरी प्रतिष्ठा की पोल सुप्रिया जी ने अपने कई ट्वीट्स में खोल दी है। उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि कौन क्या है इसके अंदर। उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। या तो वो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से संस्थागत रूप से जुड़े हुए हैं, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन के मेंबर हैं, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं पहले, या वो भ्रष्टाचार के मामलों में उनका हाथ दबा हुआ है और वो बचने के लिए सब ये कर रहे हैं। तो वो तो उसका तो कोई मामला उससे कोई बात नहीं बनती। वो तो एक तरह से भाजपा की तरफ से स्पॉन्सर्ड एक पत्र है जिसको जारी कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि वो उसको कोई गंभीरता से लेगा। सवाल उस पत्र का है नहीं। सवाल यह है कि एसआईआर, वो पत्र ना भी लिखा जाता तब भी एसआईआर तो होती रहती। अच्छा मान लो पत्र नहीं लिखा जाता तो उसके एसआईआर की रफ्तार में कोई कमी आ जाती? नहीं, एसआईआर होती रहती। एसआईआर को कौन रोकेगा? कैसे रोकेगी? सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेगा। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बिहार का चुनाव भी हो गया, अभी उसने फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिहार में एसआईआर हुई वो ठीक थी कि नहीं थी। अभी फैसला आना बाकी है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि एसआईआर बिल्कुल गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी? ये तो फैसला दिया नहीं जा सकता क्योंकि फिर तो ये चुनाव भी सवालिया निशान लग जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से आप कोई उम्मीद कर नहीं सकते, चुनाव आयोग से आप कोई उम्मीद कर नहीं सकते। चुनाव आयोग तो खुद ही पार्टी बन गया है उसमें। अब ऐसे में आप करेंगे क्या? अच्छा, जो मीडिया जो है ना वो कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं है, कोई जवाब तलब करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया रह गया केवल। सोशल मीडिया की अपनी सीमाएं हैं, ठीक है, उनकी सीमाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन मैं सोशल मीडिया को कभी भी इतना प्रभावी नहीं मानता हूं। सोशल मीडिया कोई आवाज उठा देगा तो उससे कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन, धरती लौट पलट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति लोकतंत्र को एक ऐसे दोराहे पे खड़ा कर देती है जहां पे वो पहले कभी नहीं खड़ा हुआ था। ये एक नई बिल्कुल बात है और ये नई बात 2024 में जो बहुमत खोया इन लोगों ने, उसके बाद ये लोग सोचने लगे क्या किया जाए तो दोबारा ये नौबती ना आए बहुमत खोने की। क्योंकि हिंदू तो 38% ज्यादा जमा हो नहीं पाए आज तक। अगर हिंदू 45, देखिए मैं कहता हूं अगर हिंदू 45 से 50% इनके छाते के नीचे जमा हो जाते तो इन्हें एसआईआर करने की जरूरत नहीं थी, फिर तो चुनाव दर जीतते जाते। अब उन्हें कोई दूसरा हथकंडा चाहिए था। वो हथकंडा उन्होंने चुनाव आयोग के जरिए, एसआईआर के जरिए। आपको ध्यान होगा ज्ञानेश कुमार सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे तो उनका पहला बयान कौन सा था? उनका पहला बयान ये था कि हम आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड के से लिंक करने का बड़े पैमाने पर अभियान चलाएंगे। मतलब वो ये एजेंडा था उनका। फिर उन लोगों के दिमाग में आया होगा इससे तो कुछ खास होगा नहीं, तो फिर एजेंडा चेंज किया गया। फिर एजेंडा एसआईआर में बदल गया और जिस आधार कार्ड से वो वोटर आई कार्ड को लिंक करा रहे थे उस आधार कार्ड को ही उन्होंने मान्यता नहीं दी। नहीं। इसलिए आप सोचिए कितना रेडिकल चेंज हुआ इनके एजेंडे में। जरूर कुछ ना कुछ जो साजिश की गई, मतलब वो साजिश में ये बैठ के तय किया गया कि ऐसा ऐसा किया जाए। अब वो बड़े, देखिए अभी तक बिहार में एसआईआर का ठीक इम्पैक्ट चुनाव के ऊपर क्या पड़ा है डिकोड नहीं हो पाया है और ये बड़ा मुश्किल काम भी है डिकोड होना। इसको बैठ के डिकोड करना पड़ेगा आंकड़ा विज्ञानियों को, विशेषज्ञों को, मतलब जो है, तब बात समझ में आएगी कि एसआईआर करने के जरिए भाजपा क्या हासिल करना चाहती है।
जी और ज्ञानेश मैं कुमार का नाम हिंदू राष्ट्र बनाने में और परमानेंट मेजोरिटी हासिल करने के इतिहास में स्वर्णाक्षरम, वो लोग अपना इतिहास जी लिखेंगे ना, जी वो सोने जी के अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास होगा ना, तो इनका नाम स्वर्णाक्षरम। हम लोग कितना भी उनके बारे में कुछ उल्टी सी नकारात्मक बातें करते रहे कि वो ये हैं, वो ये हैं, वो तो एक दिन ज्ञानेश कुमार को बताया जाएगा कि यही बंदा था, इसने वो इससे पहले जो सीएजी के वो थे, इंचार्ज थे, क्या नाम है उनका, राय साहब, राय साहब, राय साहब, उमेश, हाँ, क्या नाम है उनका, राय विनोद राय, राय कौन राय? हाँ, हाँ तो विनोद राय और उसके बाद ज्ञानेश कुमार, इन विनोद राय की वजह से सत्ता मिली बीजेपी को, भ्रष्टाचार विरोधी वो सारे है, और उसके बाद ज्ञानेश कुमार से परमानेंट मेजोरिटी मिली। विनोद राय ने मेजोरिटी जी दिलवाई और ज्ञानेश कुमार ने परमानेंट कर दिया उसको। जी जी तो जी नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बाद तीसरा चौथा नंबर इन्हीं लोगों का होगा। जी मैं खत्म करूं, मैं ऐसे में एक टिप्पणी कर दूं अभय भाई। ये जो आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए जिसमें उसने कहा, उसने महाराष्ट्र की सरकार को असंवैधानिक बताया, उसने कहा कि गलत सरकार है, लेकिन सरकार चल रही है। उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर लोकतांत्रिक, असंवैधानिक बताया, इलीगल बताया, लेकिन पैसा सबके पास है, मतलब लूटो और अपना ये लूट को उन्होंने वो कर दिया। नहीं, वो तो देखिए, विनोद शर्मा कहते हैं ना कि ये हाफ जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट। भाई, आपने महाराष्ट्र सरकार के बारे में कहा, आपको और भी जजमेंट पास करना चाहिए था ना, ये सरकार जी बर्खास्त की जानी चाहिए, ये कहना जी चाहिए था जी उसको। हाँ, हाँ, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपने कहा तो आपको कहना चाहिए था कि पैसा आप वापस कीजिए, ये वापस पैसा कर, बेईमानी से तो आपने हाफ जजमेंट दिया ना। जी हाफ, देखो, न्याय संपूर्ण होता है तभी न्याय होता है, आधा न्याय थोड़ा न्याय होता है। जी इसीलिए जब फांसी की सजा दी जाती है तो क्या कहा जाता है, हैंग टिल उसे डेथ। तब तक लटकाया जाए जब तक ये मर ना जाए। ये थोड़ा ना लटका दिया जाए, मान लो बच गया तो अब छोड़ दो। हाँ, तो ये तो वही बात रही ना, जो इनके दोनों जजमेंट जिनका आपने जिक्र किया है, ये दोनों ही जजमेंट जो हैं वो हाफ जस्टिस हैं, आधा न्याय है, ये बिल्कुल बेकार का न्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जाने।